today we are going to study atoms and nuclei. That is a very important topic of modern physics. That is very special in physics because it is the only topic in which majorly formula applications is there, unlike the rest of the physics. So that is why it is differentiated from rest of the physics mainly. And also, if you've done atomic structure in chemistry, you will find some connections with that chapter. But soonly you will realize what is the difference between physics and chemistry aspect of this topic. So today we start with the theory. We just look at some theory, and after that we'll come to questions and try to clear our concepts to a greater extent. Okay, so let's start with the theory. So first of all, in atoms and nuclei, we have the Bohr's model, which is based on 4 laws. First of all, law of quantization of energy. इससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है कुछ ही टुकड़ों में बढ़ेगी. एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है. जैसे 1 के बाद 3, 5, 7 ये एक पैटर्न में बढ़ रही है. ज़रूरी नहीं कि 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 सारे आए. That's right. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स. सर्कुलर ऑर्बिट का लॉ ये कहता है कि बोहर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड गोल चक्कर मतलब सर्कल्स में घूमता है. नेक्स्ट लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बोहर ने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में वो क्वांटाइज्ड है, जिसका वैल्यू होता है nh/2π, जिसमें n जो है ऑर्बिट का नंबर होता है. लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. जो बोहर का मॉडल बना था उससे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास था, तो बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया. एग्जैक्टली हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दे दिए ताकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारा है हम उसको और अच्छे से समझ पाए और उसमें टर्म्स की क्वांटाइजेशन कर पाए. तो उसने बताया था कि जब ट्रांजिशन होती है कोई ऊपर वाली स्टेट से नीचे वाली स्टेट में, मतलब E2 से E1 में, तो एनर्जी डिफरेंस जो है फोटोन के टर्म्स में निकलता है. तो और वही हम लोग को जो फोटोन है उसका हमें वेवलेंथ हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में. That's right. तो अब जो क्वांटाइजेशन कंडीशंस और जो ऊपर हमने लॉस पढ़े उसके बेसिस पे उसने कुछ चीज़ें डिराइव की थी जिसके हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिसमें बेसिकली हमें मेन फोकस हमें ये देखना है कि वो किस पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है, n² और z जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कभी कभी अगर पेपर टफ है तो हमें ME वाला इफेक्ट भी पता होना चाहिए, जैसे हमने आगे क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जैसे वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है कि मास ऑफ न्यूक्लियस पे. अब हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं. रेडियस का फॉर्मूला, इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²/z से, और हमने साइड में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिखी हैं n=1 और और z=1 पे, जो हाइड्रोजन के लिए करस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z/n के. नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, जो हमने देखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऊपर वाले थर्ड लॉ से nh/2π होता है, जिसमें अगर n1 और z1 डालें तो 1.05 × 10⁻³ आता है. काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग ½ mv² से निकाल सकते हैं. तो अगर हमें v का फॉर्मूला पता है ½ × m कर दे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसमें ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू 13.6 प्लस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आती है, जिसे अगर जूल्स में लिखे तो इसे कहते हैं 21.8 × 10⁻19 जूल्स. वही पोटेंशियल एनर्जी का फिर फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें इसे एक्चुअली हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के -2 टाइम्स है. सो -2 टाइम्स अगर इनटू काइनेटिक एनर्जी हम लोग कर दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी. तो हमने देखा है कि टोटल एनर्जी जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय 2 करके आती है और काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आती है. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ टर्म्स हैं, जैसे सीरीज लिमिट वो होती है कि n=∞, मतलब एटम के बाहर से ऑलमोस्ट बाहर से n=1 पे जब फॉल करता है इलेक्ट्रॉन
तो जो वेवलेंथ निकलती है। Exactly, ये चीज़ हमें obviously you can visualize it. There is nothing much to explain in this. Obviously you know that कि n is equal to 1 is our ground state, right? हाँ, और जो n is equal to infinity है, that is the maximum level of मतलब basically the maximum level of n electron कहीं से भी आ रहा हो सकता है. So we take it to be infinity because there can be any number of lines, any number of the levels. अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा लाइन। अल्फा मतलब हमेशा अल्फा बीटा गामा जैसे ग्रीक लेटर्स में 1 to 3 को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट है, एकदम उसके ऊपर वाली स्टेट से अगर कोई लाइन आ रही है तो मतलब i+1 से i पे आ रही है तो उससे फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन कहते हैं। वैसे हम लोग बीटा और गामा लाइन को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमने कुछ सीरीज़ का नाम दिया है साइंटिस्ट के नेम के को लेकर। तो सबसे पहली सीरीज़ है लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी लाइन आती है n इज इक्वल्स टू 1 पे जो गिरती है। नेक्स्ट होता है बाल्मर सीरीज जिसमें फाइनल स्टेट n इज इक्वल्स टू 2 होता है। थर्ड होता है पास्टियन सीरीज जिसमें n इज इक्वल्स टू 3 होता है। फिर नेक्स्ट होती है ब्रैकेट सीरीज जिसमें n इज इक्वल्स टू 4 फाइनल स्टेट होता है। पी फंड के लिए n फाइनल 5 होता है और हम फ्री के लिए n फाइनल 6 होता है। अब इन रीजन्स के लिए हमारे पास कुछ वो भी हैं कि वो किस रीजन में लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि कितनी बार हिंट जो क्वेश्चन में होती है वो दी जाती है कि ये आपको रीजन बता देंगे इस रीजन में है, तो उससे आपको हिंट लेनी पड़ती है कि NF आपका क्या होगा। तो हमने देखा है लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, बाल्मर विजिबल रीजन में है। यही वो लाइन है जो हमें एक्चुअली दिखती है। बाकी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके देखना पड़ता है। पास्टियन, ब्रैकेट और पीफंड जो है इंफ्रारेड में लाई करते हैं। That's right. और जो हम्फ्री है जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कभी पूछा जाता है जिसमें n फाइनल 6 होता है, वो फार इंफ्रारेड के लिए है, मतलब ऑलमोस्ट माइक्रोवेव की ओर। राइट तो बेसिकली जो हम लोगों का ये लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये भी हमारी बोर्स थ्योरी से ही आती हैं। इसमें हम ग्राउंड को लाइमन, बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, पीफंड एंड देन हम्फ्री कर देते हैं। और बेसिकली हम यूज लाइमन, बाल्मर, पास्टियन और ब्रैकेट ही करते हैं मोस्टली। और ये जो कलर है लाइंस के, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, दीज आर समटाइम्स आस्क्ड इन पेपर दैट व्हाट विल बी द रीजन ऑफ व्हाट विल द कलर ऑफ द रीजन दैट यू गेटिंग योर लाइन इन। सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज, और वो विद टाइम यू एक्चुअली do memorize that thing. Okay. We now talk about the properties of the nucleus. सबसे पहले हमें पता चाहिए न्यूक्लियस किस चीज से बना है। न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे कोई चार्ज नहीं होता उन पर, वो न्यूट्रल हैं। नाम से ही पता चल रहा है NEUTRAL, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो न्यूट्रॉन का जो मास है एक्चुअली प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग उनके मास सेम लेके चलते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन को जो सेट बनता है उसे न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और वो एटम का न्यूक्लियाइड बनाते हैं, न्यूक्लियस। और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X जो हमारा एटम है जैसे हाइड्रोजन, A मास नंबर, Z जो होता है हमारा वो होता है एटॉमिक नंबर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2H1, तो जो X है H हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन एटम, 2 मतलब A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और Z हमारा एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 के बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT के हिसाब से, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स, जिस न्यूक्लियस का Z सेम है लेकिन A फर्क है उससे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे क्लोरीन का 35, 17 एंड 37, क्लोरीन 17, इसमें Z सेम है लेकिन A डिफरेंट है, तो इस चीज को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। राइट। नेक्स्ट, आइसोबार्स। आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें A सेम है मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लेकिन Z डिफरेंट है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया आर्गन 40, 18 एंड कैल्शियम 40, 20, इसमें A सेम है लेकिन Z डिफरेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट, हम लोग न्यूक्लियाइड की बात करते हैं जिसमें आइसोटोन्स हमारे पास हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है, मतलब A माइनस Z। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। जैसे
हमने ए हमें पता है, हमें जेड पता है, उसको माइनस करेंगे एग्जैक्टली तो वो हमें same इसका आना मास चाहिए। नंबर पता हो और एटॉमिक हाँ, नंबर पता हो, तो उनका जैसे हम लोग डिफरेंस ले सेम सकते आता है। हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं 14C6 एंड 16O8। तो Right. ये आइसोटोन्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 है, जो कि सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। ऐसे केसेस में हमारे पास जनरली देखा जाता है, जो पाए जाते हैं यूनिवर्स में, उसमें A = 2Z है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इसको डिराइव करने का सिंपल सा तरीका है, क्योंकि A - Z जो है वो सेम रहना चाहिए और ज़्यादातर वो 0 ही रहता है मोस्ट केसेस में। एग्जैक्टली। तो हम लोग कह सकते हैं A = 2Z वाले। तो हमारे पास एक एग्जांपल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कार्बन C12 एंड 16 ऑक्सीजन 8। इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास A = 2Z आ रहा है। 12 = 6 × 2 एंड 16 = 8 × 2। दोनों में डिफरेंस प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन 0 है। करेक्ट। तो ऐसी चीज़ों को हम आइसोडाइपर्स कहते हैं। और कुछ कभी कभी केमिस्ट्री में भी आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स एंड आइसोडाइपर्स। It's very important for you people to remember the difference between each of them, because question में कई बार ये terms as it is use हो जाते हैं and दोनों कई बार इनमें से कोई 2 term भी use हो जाते हैं। So to avoid confusion, you should be actually be very clear with the concept of all 4 of them: isotones, isobars, isodiaphers and isotones. इसके बाद हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी में कितनी बार इसके पैराग्राफ क्वेश्चंस हर समय मतलब न्यूक्लियस का चैप्टर आते हैं, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये टॉपिक ज़रूर आए। तो हम लोग पढ़ते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो न्यूक्लियस का जो हम मास मेजर करते हैं वो थोड़ा सा कम आता है जो एक्चुअल मास होना चाहिए। जो हम लोग एक्चुअल मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक्चुअल मास है जो हमने नीचे लिखा है, क्योंकि Z हमारा एटॉमिक नंबर है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। A - Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा। लेकिन जो एक्चुअल मास है वो हम देखते हैं थोड़ा कम आता है, और यही हम मास इफेक्ट की वजह से आता है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो काफ़ी स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी के लिए उसके पास एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, हमने देखा है आइंस्टाइन इक्वेशन से E = mc²। मतलब जो मास है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो देखा ये गया कि थोड़ा सा मास इस कन्वर्ट हो गया, कम देखा गया, तो वो क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, और यही एनर्जी हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी के रूप में दिखती है न्यूक्लियन। सही बात। और इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं होगी, जो प्रोटॉन है उनके बीच रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस एक्सपैंड करते रहेगा और पॉसिबल नहीं होगा एटम। तो बेसिकली हमारे पास जो ये वाली क्वेश्चन आ जाती है हमारी मास डिफेक्ट जो वाला आ जाती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बिकॉज दिस इज ऑफन यूज्ड एज इट इज इन मेनी क्वेश्चंस इन जेई। जी, अब नेक्स्ट हमने देखा है कि बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं यूज। ठीक है, अब आइंस्टाइन इक्वेशन हमें पता है E = mc²। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कह सकते हैं ΔM × c² होगा। अब हम लोग देख सकते हैं 1 AMU के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी 931 MeV होगी। अब कैसे हमने किया, हमें बस 1 AMU की वैल्यू डालनी है इंटू c² करना है, मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जो वो एनर्जी आएगी जूल्स में, हम उसे 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो हमें वो मिलती है वैल्यू 931। तो हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास, क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत टफ रहेगा हर बार C से मल्टीप्लाई करने में, तो ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम ΔM जो है टेबल जो हमें दे रखी होगी AMU में, ΔM निकालेंगे माइनस करके इंटू 931 कर देंगे, तो हमारे पास सीधा बाइंडिंग एनर्जी MeV में आ जाएगी। करेक्ट, क्योंकि हमें फिर ज़रूरत नहीं है c² से मल्टीप्लाई करने की। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे को यूज़ की नहीं है,
हमारे लिए जो यूजफुल टर्म है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ रही है। क्योंकि हम टोटल सबकी बात नहीं करते, नहीं क्योंकि दे आर वेरी ह्यूज इन नंबर, राइट? हाँ, क्योंकि सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अलग होता है सब में, तो सबके लिए एनर्जी अलग चाहिए होगी। एग्जैक्टली। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात करते हैं, उसका हमने ग्राफ भी बना रखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जो मेन वैल्यूज़ हैं उसकी याद रखनी चाहिए। जैसे ये जो पीक्स आती हैं ये किस लिए आती हैं, कब आती हैं और कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं, इससे हम लोग न्यूक्लियर फिजन सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं हम लोग क्या क्या समझ पाते हैं। सबसे पहले ग्राफ में हमने देखा स्टार्टिंग में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज करती है, कुछ पीक्स आते हैं, डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो होती है हमारे लिए आयरन 56 की। ये वैल्यू हमें एकदम याद रखनी चाहिए, आयरन 56 की जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी मैक्सिमम है। एग्जैक्टली। तो ये एनर्जी भी हमें पता होनी चाहिए कितनी है, क्योंकि कितनी बार पूछ सकते हैं फैक्ट के क्वेश्चंस में के हिसाब से, राइट। तो हम लोग ने देखा 56 Fe की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अबाउट 8.7 होती है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 56 Fe की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.7 MeV है। दैट्स राइट। एक ही हमें वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियस जो है हैवी होते रहता है, इसके बाद अबाउट 100 के अराउंड से 80 या 100 जब एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है तो वहाँ से बढ़ना जो है घटना कम हो जाता है, राइट। तो घटती रहती है। ये घटती इसलिए क्योंकि जब न्यूक्लियर फिजन होगा मतलब एक बड़ा जो एटम है वो दो हिस्सों में टूटेगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ग्राफ से हम देखेंगे, ये हमारे पास जनरल ग्राफ ऐसे है, हमारे पास जनरल ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। जब ये चीज़ घट के जाएगी तो यहाँ पर अगर सपोज हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग ये दो न्यूक्लियस पा रहे हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है तो हम देखेंगे कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है फेवरेबल है। तो इससे इस बाइंडिंग एनर्जी का से हमने न्यूक्लियर फिजन को समझा दिया। वैसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ये दो छोटे मॉलिक्यूल्स अगर ये कंबाइन करके कुछ यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ा है तो एनर्जी जो है वापस रिलीज होगी। दैट्स राइट। इस केस में भी तो यहाँ पर वापस न्यूक्लियर फ्यूजन हमने समझा दिया। तो इससे हमने देखा जो मोस्ट रेंज है ये 50 to 80 वाली रेंज में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। दैट्स करेक्ट। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 50 से 80 में पाए जाते हैं। दैट्स करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। Yes, this was it for the binding energy and those concepts. बेसिकली इस कंसेप्ट को भी हमें काफ़ी ढंग से देखना पड़ता है और उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल टर्म्स, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस उसी टॉपिक में से आते हैं, क्योंकि उससे पहले का टॉपिक तो केमिस्ट्री में भी कवर था। दिस टॉपिक डजंट रियली कम इन केमिस्ट्री एंड वी नीड टू बी वेरी थॉरो विद इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो जो है उनके बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स होती है, हमेशा एट्रैक्टिव, जो स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाई जाती है। अब न्यूक्लियर फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला शॉर्ट रेंज्ड, मतलब ये ऑलमोस्ट पीक फेम्टोमीटर्स मतलब FM 10⁻⁻15 मीटर्स की रेंजेस में ही काम करते हैं। अगर इससे कम हो जाती है तो थोड़ी ये रिपल्सिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस, वो बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं, बहुत स्पेसिफिक रेंज के लिए ही वैलिड रहते हैं। और अगर हम लोग जैसे एंगस्ट्रॉम्स में ले ले तो ये वैलिड ही नहीं होते हैं, राइट। मतलब अट्रैक्शन होगा ही नहीं, फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स वापस रैपिडली डिक्रीज करते हैं जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है, वही हमने जो ऊपर वाली बात में कहा कि फेम्टोमीटर्स के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होती हैं, ग्रेविटेशनल से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी काफ़ी ग्रेटर होती हैं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच हम निग्लेक्ट कर देते हैं अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच कंसिडर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन हो रही है इस फोर्स की वजह से, वही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच सेम है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे जीरो चार्ज हो।
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होती ही नहीं फोर्स, क्योंकि चार्ज जीरो है। क्योंकि हमने देखा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू चार्ज 1 मतलब ZE इंटू चार्ज 2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर यही जीरो हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स ही नहीं होगी न्यूट्रॉन्स के लिए। दैट्स राइट। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक जो टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है हम उसकी बात करेंगे अब बेसिकली। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर हम लोग ये पॉइंट्स नहीं जानते। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन लिख तो रहे हैं, हमें मास इफेक्ट सब कह रहे होता है, लेकिन अगर हमने ये 3 पॉइंट्स नहीं फॉलो किए तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आता हुआ भी। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन में सम ऑफ मासेस बिफोर रिएक्शन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सम ऑफ मासेस आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि यही जो डिफरेंस इन मास है वो एनर्जी के रूप में होगा। तो अगर स्टार्टिंग मास जो है, सपोज रिएक्टेंट्स का मास कम आता है बाद वाले मास से प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो जो काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं पार्टिकल्स के वो हमारे गलत हो जाएंगे, हम लोग उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। बेसिकली हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ दैट इज सबसे कॉमनली वही यूज करते हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। एंड सेकेंडली जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दोनों साइड पे सेम रहने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं जैसे अल्फा डिके का, जैसे यूरेनियम 238 92 अगर डिके हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 4He2 बनेगा। तो हम लोग लॉ ऑफ जो अगर मास और वो कंजर्व करे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम लोग उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा। राइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जहाँ पर 2 है यहाँ पर 92 है, तो बचा कितना 90 बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 238, तो यहाँ पर 234 बचेगा। बस हम लोग को एटम हम लोग एक्स लिख सकते हैं पेपर में, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, लेकिन अगर हमें याद है तो ये होता है थोरियम के लिए। दैट्स राइट। तो एक्चुअल हम लोग को रिएक्शन ऐसे निकालना होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद ये जो बन रही है रेडियो एक्टिविटी, इसके लिए कुछ लॉज होते हैं जो गवर्न करते हैं। सबसे पहले होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग देखते हैं जो n है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट गिवन टाइम, वो होता है इनिशियल नंबर इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर जो लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है या रेट कांस्टेंट होता है। राइट। और हम लोग को याद रखना चाहिए जो सारे रिएक्शंस हैं ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हैं वो आधे हो जाते हैं, तो हाफ लाइफ जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं n। हाफ लाइफ के केस में जो n होता है वो n0/2 में बदल जाता है। करेक्ट। अब हाफ लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाफ लाइफ जो हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन हाफ लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैसे भी हो सकती है, कोई भी प्रेजेंट स्टेट से। ज़रूरी नहीं कि हम लोग को 100 से स्टार्ट करके 50 फिर 25 पहुंचना है। अगर हम लोग को टाइम निकालना है जैसे 40% से 20% पे आ रहा है डिके, तो अगर उसके लिए हमें निकालना है तो ये भी टाइम जो है हाफ लाइफ के बराबर ही लगेगा टाइम टेकर। करेक्ट। क्योंकि इसका मतलब है हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब 50% हो रहा है, आधी हो रही है चीज़, तो हम लोग इसको इनिशियल मान सकते हैं, ये फाइनल मान सकते हैं। तो ते भी हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन जो है वो हाफ लाइफ के बराबर ही है। उसके बाद होती है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो डिफाइन होती है वो होती है 1/रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की अगर हम लोग वैल्यू ऊपर वाली से डाल दें तो T12/ln2 आती है, जिसका फाइनल आंसर आता है 1.44 इंटू T12। बेसिकली थियोरटिकली फॉर्मली में तो हमें डिफरेंस दिख रहा है, थियोरटिकली हाफ लाइफ और मीन लाइफ में फर्क क्या होता है? मीन लाइफ हम लोग एक्चुअली जो होता है न्यूक्लियस जो है पूरा डिसइंटीग्रेट कभी नहीं होता। ओके। वो टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट कभी जीरो पहुंच नहीं सकता। तो मीन लाइफ हम लोग एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि जीरो से लेकर मतलब ई पावर तक वो कब पहुंचेगा। ओके ओके ओके। कि उसकी जो कंसंट्रेशन है n0/e कब होगी। ओके। तो उस टाइम को हम लोग मीन लाइफ कहते हैं। अब नेक्स्ट बस हमारा एक जो टॉपिक रह गया इसमें वो है रेडियो एक्टिविटी, जिसकी यूनिट्स बेक्यूरल या क्यूरी होती है।
रेडियो एक्टिविटी। That's right. अब रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो इसका हम That's लोग right. फॉर्मूला कह सकते हैं लैम्डा इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब लैम्डा और एन नॉट एक कांस्टेंट है, तो उसे हम लोग जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी कह सकते हैं। That's correct.